तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट 2026 जो कि 7 और 8 फरवरी को होने वाला है, इसमें हम लोग सीडीपी के संपूर्ण पेपर को कवर करने वाले हैं। अगर आप बार बार सीटेट एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने इसी नोट्स को पढ़ करके 30 ऑफ 25 नंबर्स लाए थे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कम समय में। मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रोथ। जी हाँ, ग्रोथ जिसको हम लोग अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं, और एक आपको दिखाई दे रहा होगा विकास, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों में मेरे प्यारे साथियों क्या डिफरेंसेस हैं, इन चीज़ों को समझना होगा। देखिए ग्रोथ क्या होता है, जब हमारे शरीर की संरचना आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं, यानी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर डेवलपमेंट की बात आ जाए तो जब हमारे शरीर मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में मेरे प्यारे साथियों परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। यानी मानसिक विकास एक तरह से हो रहा है आपके अंदर तो डेवलपमेंट होगा, अगर सामाजिक विकास हो रहा है तो डेवलपमेंट होगा, अगर कोई संवेगात्मक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो आपके विकास होगा, डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। और भी डिफरेंसेस मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से दिखाई देता है, तो वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, बाह्य होता है। वहीं पे अगर मेरे प्यारे साथियों अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट के वृद्धि के, तो डेवलपमेंट के वृद्धि जो होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों होता है। मतलब विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। यानी इसको याद रखिएगा कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, ठीक है। वृद्धि मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो होता है ना, ग्रोथ ग्रोथ कुछ समय बाद क्या होता है कि रुक जाती है। जैसे कि लंबाई किसी का बढ़ रहा है तो कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा, चौड़ाई किसी का बढ़ रहा है तो कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों वहीं अगर हम डेवलपमेंट यानी विकास की बात करें तो जीवन भर चलते रहता है। जी हाँ, जीवन भर विकास चलते रहता है, इस चीज़ को आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें ग्रोथ में, तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है, यानी ग्रोथ जो होता है वो क्रम के अनुसार नहीं चलता है। कभी हमारी लंबाई बढ़ जाती है तो कभी हमारा भार बढ़ जाता है तो कभी मैं बढ़ जाता हूँ। तो ये आपके जो ग्रोथ हैं, जो आपके वृद्धि हैं, वो क्रम से नहीं होते हैं बल्कि वो कहीं से भी हो जाते हैं। यानी कभी किसी का हाइट बढ़ गया तो लंबाई बढ़ गया भैया, किसी का बढ़ जाता है भार तो लंबाई कम है। तो इन तरह से आप कह सकते हैं कि वृद्धि में क्रम नहीं होता है। जबकि मेरे प्यारे साथियों में अगर हम बात करें डेवलपमेंट यानी विकास में, तो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे हम अपना जितना विकास करना होता है हमें उतना विकास हो जाता है, और मानसिक विकास, सामाजिक विकास मेरे प्यारे साथियों ये सब जो होते हैं, और जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, जितना हम सर्किल बनाएंगे उतना ही हम कर पाएंगे उसमें डेवलपमेंट। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं ग्रोथ में वृद्धि का जो मापन है हम कर सकते हैं। जैसे हम भार, लंबाई ये सब को माप सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल माप सकते हैं, यानी वृद्धि को हम माप सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों वहीं अगर विकास यानी डेवलपमेंट की बात आए तो हम मतलब सीधे-साधे इसका मापन नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट को। जैसे अगर विकास मतलब सामाजिक विकास किसी में हुआ है, तो हम कैसे मापेंगे उसको कि कितना सामाजिक विकास हुआ है? ऐसा हम नहीं माप सकते हैं। अगर किसी के अंदर नैतिक विकास हुआ है, तो हम कैसे उसको एग्ज़ैक्ट माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में यही माइनर डिफरेंसेस आपको देखने हैं। और मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और सब के सब पॉइंट क्वेश्चन में सेट होते हैं, ठीक है? जैसे वृद्धि केवल परिणात्मक होता है, यानी ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटिव होता है, यानी ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटी में होता है। जबकि डेवलपमेंट यानी विकास की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों डेवलपमेंट इज बोथ, यानी क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी होता है। क्वांटिटी भी होता है और मेरे प्यारे से गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक दोनों होता है। तो डेवलपमेंट दोनों हो सकता है, यानी परिमाणात्मक भी हो सकता है, यानी क्वांटिटी भी हो सकता है, और गुणात्मक मतलब क्वालिटी भी हो सकता है उसमें। लेकिन वृद्धि में यानी ग्रोथ में वैसा नहीं होता है। वृद्धि में केवल परिणात्मक होता है, जबकि विकास दोनों होता है। डेवलपमेंट यानी परिणात्मक विकास भी होता है और गुणात्मक विकास भी होता है।
मेरे प्यारे साथियों, वृद्धि यानी ग्रोथ होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी का शरीर मेरे प्यारे साथियों मोटा हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसका बुद्धि बढ़ गया है, नहीं ना। उसके अंदर बुद्धि का हो सकता है कि कम भी हो, ज़्यादा भी हो, तो ऐसा नहीं है। विकास हो भी सकता है, अगर वृद्धि हो रहा है किसी में तो विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो विकास यानी डेवलपमेंट मतलब विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। यानी वृद्धि अगर किसी में नहीं हुआ तो विकास हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का हाइट नहीं है, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता वो तेज है, ठीक है? उसका विकास हो चुका है, वो बौद्धिक विकास उसका हो चुका है, ठीक है? नैतिक विकास उसका हो चुका है, लेकिन भार नहीं है, ठीक है? ऊँचाई नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। लेकिन वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों मैच्योरिटी कब आती है? तो देखिए अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस होता है वही मेरे प्यारे साथियों मैच्योरेशन कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। ठीक है? यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है? अनुवांशिक से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है, ठीक है? अभी बचपन में किसी का कुछ मैच्योरिटी होगा, लेकिन जैसे-जैसे उसका मतलब एज ज़्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होंगे तो मैच्योरिटी आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद विकास के आयाम हैं, यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को भी आप देख लीजिएगा। विकास के आयाम, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना होगा कि विकास यानी डेवलपमेंट के कितने मतलब डोमेन हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि विकास जो है आवामी होता है, यानी मल्टी डायरेक्शन में होता है। ठीक है? विकास क्या होता है? मल्टी डायरेक्शन में होता है। शारीरिक विकास हो सकता है, ठीक है? शारीरिक विकास उसके बाद गंत्यात्मक विकास हो सकता है। ये मेरे प्यारे साथियों गुणात्मक विकास क्या होता है? गत्यात्मक विकास, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है और यह मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, ठीक है? गामक विकास क्या होता है? तो गामक एक विकास होता है जिसमें बालक जो है चलता है, दौड़ता है, कूदता है, भोजन करता है, ये सब चीज़ों को शामिल करता है अपने रूटीन में, ठीक है? तो इसको 2 भागों में गामक विकास जो है उसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक आपका फाइन मोटर स्किल है और दूसरा आपका ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है? तो फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल आप लोग ध्यान देखिएगा। देखिए फाइन मोटर स्किल क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों इसमें मसल्स का काम जो होता है वो कम होता है, ठीक है? जैसे लिखना है तो इसमें मसल्स का यूज़ कम हो रहा है, लिखने में मसल्स का यूज़ कम कर रहे हैं। कलरिंग करना है यानी कोई पेंटिंग कर रहा है तो उसमें आपका क्या होगा? उसमें आपका मसल्स का यूज़ कम होगा, ठीक है? कटिंग कर रहा है, किसी चीज़ को आप काट रहे हैं कैंची वगैरह से तो वो उसमें क्या होगा? मसल्स का यूज़ कम होगा, ठीक है? ब्रेकिंग कर रहे हैं, ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं तो उसमें फिर चपाती, ये सब मेरे प्यारे साथियों क्या होंगे? ब्रेकिंग चपाती मतलब आप चपाती रोटी वगैरह खा रहे हैं तो उसमें मसल्स का यूज़ कम होगा, तो उसी को हम लोग फाइन मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। तो इतना चीज़ को देखना है। उसके बाद गामक का जो स्किल है उसमें एक ग्रॉस मोटर स्किल आ जाता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? इसमें मसल्स का अधिक यूज़ होता है। जैसे अगर कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई तैर रहा है तो उसमें उसके मसल्स काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, उसके पूरे बॉडीज़ में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल में मसल्स का अधिक यूज़ होता है। कोई अगर जंपिंग कर रहा है तो जंपिंग कर रहा है तो उसमें ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा। रनिंग कोई कर रहा है तो उसमें मसल्स का यूज़ अधिक हो रहा है तो वो भी ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। एक आपका क्या हो गया? फाइन मोटर स्किल और दूसरा हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में शरीर का मसल्स का यूज़ कम होगा, जबकि ग्रॉस मोटर स्किल में शरीर का यूज़ ज़्यादा होगा। अगर एग्जाम्पल यहाँ से आते हैं तो आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? यानी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास यानी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि सामाजिक विकास है, ठीक है? और संवेगिक विकास है, नैतिक विकास है और भाषा विकास है। तो ये सब मानसिक विकास हैं आपके या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएँगे। सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट अगर आपके अंदर है तो मानसिक विकास हो रहा है, ठीक है? संवेगिक विकास मतलब डेवलपमेंट है, ठीक है? उसके बाद नैतिक यानी मोरल डेवलपमेंट आपके अंदर है तो आपके संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हो जाएँगे।
अगर आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहे हैं तो आपके मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको बाल बाल विकास के सिद्धांत को भी हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जैसे समान प्रतिमान का सिद्धांत एक है बालक के विकास के लिए। इसमें क्या होता है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान को अनुकरण करती है यानी नकल करती है। जैसे अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी के जैसा होगा, अगर मानव का बच्चा है तो मानव के बच्चा के जैसा होता है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है जो कि बालक विकास के सिद्धांत में आपको देखना है। उसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत है। तो देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है, विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर तक चलती है मेरे प्यारे साथियों, तो उसको हम लोग मास्कोधमुखी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मास्कोधमुखी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होता है और बाहर की ओर चलता है तो उसको हम लोग समीप दूरभूमुखी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं विकास क्या है, क्रमिक है। विकास क्या है, डेवलपमेंट क्रम से होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मतलब क्वेश्चन में सेट कर देगा कि विकास कैसा है, तो क्रमिक है भैया। क्या है, एक क्रम में चलता है विकास। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, इसमें विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया कहा गया है। निरंतरता का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाला। तो निरंतरता जैसे ही आ जाएगा तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया में आपको समझना है कि उसमें होगा, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, केवल मंद और तेज होती है लेकिन जीवन भर चलता है। यह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। तो इसको याद रखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। तो इसको याद रखिएगा, कभी नहीं रुकता है। ठीक है, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। देखिए, समान से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत कहने का मतलब है कि हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। ठीक है, जैसे उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बचपन में हम लोग उठते हैं, उसके बाद बैठना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलना शुरू कर देते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो समान यानी मतलब समान से विशिष्ट की ओर एक प्रोसेस बना हुआ है, क्रिया होती है, उसके सिद्धांत पे चलते हैं हम लोग। उसके बाद आपको पूर्वानुमान का सिद्धांत भी पढ़ना है। तो देखिए, पूर्वानुमान के सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, विकास पूर्वानुमान होता है। मतलब क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा देते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो विकास पूर्वानुमान के सिद्धांत पर भी काम करता है। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, एकीकरण के सिद्धांत मतलब क्या, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वही एकीकरण होता है। एकीकरण मतलब अगर हाथ पैर दोनों मिलाकर एक ही साथ किसी काम को कर रहे हैं तो वो एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। ठीक है, किसी में विकास की गति तेज होती है तो वहीं किसी में विकास की गति धीमी होती है यानी कम होती है। तो ये विभिन्नताओं पे निर्भर करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे निर्भर करता है डेवलपमेंट। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, बच्चों के विकास को इंडिविजुअली डिफरेंसेस, ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है कि वहाँ मतलब इंडिविजुअल वहाँ का कैसा डिफरेंसेस हैं, उसका आनुवंशिक क्या है। ठीक है, और वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। तो इन सब चीज़ों पे बच्चों का विकास होता है। किन्हीं इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट पे ही मतलब निर्भर करता है। हमारी इंटेलिजेंस मतलब हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटेंशन इटीसी अलग अलग होती है, सब बच्चों का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत होता है, जिसमें विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। तो याद रखिएगा, विकास कभी भी रेखीय होता है नहीं होता है। किसमें, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत अगर आपसे पूछेगा तो विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, वह कभी भी सीधा रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी होती है तो कभी उसकी गति तेज होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अंतर संभवदित विकास का सिद्धांत, अंतर संभव
निधित्व का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। तो इन चीज़ों को देख लीजिए। उसके बाद आप बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को अगर समझना चाहें तो बाल विकास की अवस्थाओं को भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रसव पूर्व यानी प्री नेशनल स्टेज क्या होता है, तो देखिए प्री नेशनल स्टेज जो होता है 9 महीने या 280 दिन तक जो होता है उसको हम लोग प्री नेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, यानी प्रसव पूर्ण हम लोग कह सकते हैं उसका। ठीक है, और यह अवस्था माता के गर्भाशय से शुरू होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्ण अवस्था 9 महीने या 280 दिन तक आपको ध्यान रखना है, और यह अवस्था कब होता है, तो माता के गर्भाशय से शुरू होता है। उसके बाद शैशवा अवस्था आता है, यानी इन्फेंसी स्टेज आता है। तो शैशवा अवस्था मतलब जन्म से अगर 2 साल तक का हो रहा है बच्चा, तो उसी को हम लोग शैशवा अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। और इस अवस्था में आपको पता होगा कि शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। ठीक है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तेज शारीरिक विकास होता है, उसका शरीर का विकास क्या होता है, तेज होता है। इसीलिए बच्चों को शुरुआती न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है कि बच्चों को शुरुआती के दिनों में पूरा खेल कूद पे लगाइए उसको। ठीक है, उसी समय बच्चा तेजी से वृद्धि करता है, उसके मानसिक विकास भी बढ़ते हैं, अधिगम की अवस्थाएं उसमें तेज होती है। ठीक है, नैतिक का अभाव होता है उसमें। तो इन सब चीज़ों की मतलब कैटेगरीज होती हैं शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी स्टेज में। तो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है शैशवावस्था के अंतर्गत आता है, यानी इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत आता है, जिसमें उसके तेज शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक अधिगम की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और बहुत तेजी से विकास करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक होता है पूर्व बाल अवस्था यानी ईयरली चाइल्ड स्टेज, इसको याद रखिएगा। देखिए पूर्व बाल अवस्था मतलब ईयरली चाइल्ड स्टेज क्या होता है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसमें इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसमें बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेशन मतलब दूसरों की नकल करके सीखता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्रियोसिटी आती है, मतलब वो जिज्ञासा होता है किसी भी नई चीज़ों को जानने के लिए। जो ईयरली चाइल्डहुड स्टेज होता है, 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो है उसके अंदर एक क्रियोसिटी जागती है उसके अंदर, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा होती है। उसके बाद क्या आपको ध्यान रखना है, इस अवस्था को टॉय एज के नाम से जानते हैं, मतलब खेलने वाला उम्र होता है। ठीक है, पूर्व बाल अवस्था में ईयरली चाइल्डहुड में बच्चा जो है 2 साल से 6 साल तक होता है, तो टॉय एज कहा जाता है। मतलब उस अवस्था में बच्चा जो है वो खेलता है, क्या करता है, खेलता है। और मेरे प्यारे साथियों आगे आप समझेंगे तो यह भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील चरण माना जाता है। जो टॉय एज होता है 2 से 6 वर्ष तक, ये इसमें भाषा अर्जन का बहुत मतलब बहुत अच्छा विकास होता है। और उसके बाद इस अवस्था में आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो कल्पना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गेम्स में वो एक्टिव होते हैं, गेम्स खेलेंगे, गेम्स में भाग लेंगे, बहुत बहुत खेलों में भाग लेंगे और कल्पना करते हैं कि देखिए अगर मैं पायलट होता तो मतलब मैं बड़ा बन के पायलट बनूँगा या ये बनूँगा, वो बनूँगा। इस तरह से वो कल्पना करना शुरू कर देते हैं, मैं पुलिस बनूँगा कोई, कि मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं पुलिस, ज़्यादातर तो पुलिस ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो है कल्पना करना शुरू कर देता है, गेम्स में ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपके इन्फेंसी स्टेज नहीं बल्कि ईयरली चाइल्डहुड में आ जाएँगे। 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों में इस तरह की क्यूरियोसिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों उत्तर बाल अवस्था, जिसको बाल अवस्था के नाम से 6 वर्ष से जब 12 वर्ष तक का बच्चा होता है तो उसको हम लोग उत्तर बाल अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाल अवस्था होता है आपका 6 से 12 वर्ष तक। इसमें तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था इसको हम कह सकते हैं कि उसमें बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग का काम करता है, मतलब लॉजिक लगाता है, किसी भी चीज़ को कर रहा है ना तो उसमें लॉजिक लगाएगा, आइडियाज़ देगा। ठीक है, कि इस काम को ऐसे कीजिए ये अच्छा रहेगा। और इसमें आरंभिक स्कूल की इस जो अवस्था है, इस अवस्था यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, तो उसको हम लोग आरंभिक स्कूल की एज कह सकते हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, लेकिन आरंभिक स्कूल की एज यही मतलब स्टेज को हम कह सकते हैं 6 से 12 वर्ष की अवस्था को। ठीक है, और इसे गंदी अवस्था भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर देते हैं। ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था कह सकते हैं, स्मार्ट एज इसे कहा जाता है। ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके उत्तर बाल अवस्था होते हैं, यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होते हैं। इसमें खेलों की अवस्था,
ठीक है, गैंग स्टेज बनाते हैं। बच्चे जो हैं अपने जैसे बच्चों के साथ गैंग बना लेंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप कर लेंगे, तो ये आपके आपके आ जाएंगे उत्तर बाल अवस्था में, ठीक है। और इस अवस्था में संग्रहण होता है, यानी स्टोरेज करने की क्षमता में ज़्यादा विकास होता है, और इसे टोली कहते हैं या गैंग की अवस्था कह सकते हैं। बच्चे गैंग बनाकर चलते हैं गाँव में, ठीक है। तो 6 से 12 साल तक के बच्चों में ये सब क्यूरियोसिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जीवन का मतलब अनोखा इस काल को कह सकते हैं कि जीवन का अनोखा काल है भैया। गैंग, टोली, समूह ये सब बना कर के बच्चे चलते हैं, ठीक है। तो 6 से मतलब 2 से 6 से 12 साल तक के बच्चों में। उसके बाद किशोरावस्था आ जाता है। किशोरावस्था की अगर एज लिमिट की बात करें तो 12 से 13 और 18 के बीच होता है, ठीक है। 13 से 18 तक हम कह सकते हैं, ठीक है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है। किशोरा अवस्था में बच्चे जो हैं वो संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान कह सकते हैं कि उलझन, बहुत सारे उलझन में वो चिपक जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही कठिन काल माना जाता है किशोरा अवस्था को, ठीक है। इसमें बच्चे संघर्ष करते हैं, उनके अंदर तनाव हो जाते हैं, इसीलिए इसको आंधी तूफान या उलझन की अवस्था कह सकते हैं। और इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, मतलब एक लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित होगा, ठीक है, लड़की है तो लड़का के प्रति आकर्षित होगा। तो एक किशोरावस्था है ना, इसको सबसे कठिन काल माना जाता है, यानी 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था, ठीक में। इसमें क्या होता है, इसमें अवस्था में मतलब हीरो वर्शिप की भावना जगती है, ठीक है। हीरो वर्शिप का मतलब क्या, बच्चा जो है किसी को अपना मतलब वो बना लेगा कि हम मतलब अनुकरण करेगा किसके तहत, जैसे कि हम सलमान खान की तरह बनेंगे। भाई सलमान खान को देख लिया, अब तेरे नाम बाल झाड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से कोई बॉडी बनाएगा। तो इस तरह से हीरो वर्शिप की भावना जो है वो आपके किशोरा अवस्था में जागती है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, मतलब वो सोचने समझने की क्षमता चूंकि उसमें विकसित हो चुकी होती है, तो अमूर्त चिंतन करते हैं। मतलब अमूर्त कहें कि काश मेरे पास भाई एरोप्लेन होता, काश मैं डीएम होता तो क्या होता। तो इस तरह की भावनाएं उसके अंदर विकसित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस आती है। देखिए इंटेलिजेंस के बारे में आपको क्या समझना है। इंटेलिजेंस बोले तो भैया बुद्धि, ठीक है। इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। अगर आपके अंदर बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तो किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं आप। बुद्धि ही व्यक्ति को तर्क करने के लिए सिखाता है, थिंकिंग करता है बुद्धि से ही, ठीक है। इमेजिनेशन करता है, इमेजिन करता है कि देखिए हम मतलब ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। तो बुद्धि इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझा सकता है, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग यानी सोच सकता है, इमेजिनेशन करता है, ठीक है। तो ये आपके बुद्धि में हो जाएंगे। जो बुद्धि होते हैं यानी इंटेलिजेंस होते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। और कठिन योग्यताओं यानी कंप्लीट कैपेबिलिटीज होती हैं, एक सेट है उसका, मतलब कठिन योग्यताओं का एक सेट है। इंटेलिजेंस जो है एक कंप्लीट कैपेबिलिटीज, जो मतलब एक कठिन योग्यता है उसका एक सेट माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील होती है। इस पॉइंट को हमेशा नोट कर लीजिएगा। बुद्धि जो होता है ना, इंटेलिजेंस जो होता है, अस्थाई और परिवर्तनशील होता है। बुद्धि अनुकूल होता है, एडेप्टेशन होता है, स्थापित करता है, ठीक है। तो स्थापित मतलब बुद्धि जो होता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन स्थापित करने में सहायता करता है। उसके बाद बुद्धि के बहुत सारे आपको प्रकार देखने के लिए मिलेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आपको अगर पढ़ना है तो उसमें थॉर्न बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं, जैसे थॉर्नडाइक एक थे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को यानी इंटेलिजेंस को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है मेरे प्यारे साथियों। एक भाग को हम लोग कह सकते हैं मूर्त बुद्धि, जिसको हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि, जिसको अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपको पता है, तीसरा मेरे प्यारे साथियों सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस के नाम से जानता है। तो थॉर्नडाइक एक मतलब व्यक्ति थे और उनके अनुसार जो डेवलपमेंट है मतलब इंटेलिजेंस है उसको 3 भागों में बांटा गया है। मूर्त बुद्धि मतलब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एक दूसरा आपका अमूर्त बुद्धि मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, तीसरा सामाजिक बुद्धि मतलब सोशल इंटेलिजेंस। अब मेरे प्यारे साथियों, थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि मूर्त बुद्धि से अभिप्राय क्या होता है, जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष,
मूर्त का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। तो जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं उसको देख करके हम काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम लोग मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे मैकेनिक है, कोई कारीगर है, कारीगर को नक्शा दे दीजिएगा, कारीगर उस नक्शा को देख करके पूरा का पूरा काम कर देगा। ठीक है, मैकेनिक है तो मैकेनिक भी उस तरह से कर देगा। ठीक है, आपको देख लेगा भाई क्या समस्या है, उसको जल्दी से ठीक कर देगा। तो मूर्त बुद्धि मतलब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वही होता है जो कि हमारे सामने होता है। जो चीज़ हमारे सामने होती है उसी को मूर्त कहते हैं और उसको देख करके वो काम को करता है। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा कि मूर्त जो है बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अमूर्त बुद्धि क्या होता है? जिसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो अमूर्त बुद्धि जो मेरे प्यारे साथियों होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मूर्त बुद्धि तो दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अमूर्त बुद्धि दिखाई नहीं देते हैं। जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होते हैं उसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार। तो चित्रकार आपका इमेजिन करेगा ना, देख के ही आपका फिगर बना देगा। कवि, कवि देखिए, कवि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि। जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। यानी मतलब थिंकिंग पावर उनका इतना होता है कि वो भावनाओं को सोच समझ के वो मतलब कविता को लिख देते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी उसी तरह से हैं, आपके देख करके आपको बता देंगे कि क्या आपको इलाज करना है। तो इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। बुद्धि दिखाई नहीं देता है लेकिन भावनाओं और विचारों से संबंधित होता है और उसको जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार ये सब अमूर्त जो बुद्धि है यानी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है उसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। उसके बाद आपको एक सामाजिक बुद्धि देखना है, मतलब सोशल इंटेलिजेंस देखना है, जो समाज सेवी होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, समाज में देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का समाज सेवा करने का इच्छा होता है, समाज सेवा में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो समाज के हित में काम करते हैं और समाज के लिए ही काम करते हैं। तो सामाजिक बुद्धि में इस तरह के लोगों को हम कह सकते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस उसके अंदर है। ठीक है, जैसे नेता, हर हर गांव में आप देखते होंगे नेता टाइप के लोग रहते होंगे, तो सोशल इंटेलिजेंस उसके अंदर है। ठीक है, व्यवसायिक, ठीक है, और उसके बाद ये सब सामाजिक जैसे उसके बाद तो समस्त अध्यापक, ये सब लोग जो होते हैं सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप 1916 में एक टर्मन नाम के व्यक्ति थे और 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था और उन्होंने संशोधित किया था कि मानसिक जो आयु होता है, मेंटल एज, और मेंटल एज को आप डिवाइड करते हैं वास्तविक आयु से, क्रोनिकोलॉजिकल एज से, और गुना कर देते हैं 100 से, तो बुद्धि लब्धि निकलती है। क्या निकलती है? बुद्धि लब्धि निकलती है। तो टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि को किसके द्वारा दिया गया? टर्मन के द्वारा दिया गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, टर्मन ने दिया था। और मेरे प्यारे साथियों, जो बुद्धि लब्धि और आयु की स्थिति होती है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। टर्मन के द्वारा आईक्यू लेवल को बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर 25 से कम आईक्यू लेवल है तो वो इडियट है, मतलब जड़ बुद्धि है उसके अंदर। क्या है? जड़ बुद्धि है। ठीक है, अगर किसी का आईक्यू लेवल 25 से 49 के बीच है तो मठ बुद्धि है। क्या है? मुढ़ बुद्धि है उसके अंदर। ठीक है, अगर किसी के आईक्यू लेवल 50 से 69 है, मतलब 69 है, तो मूर्ख व्यक्ति के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 50 से 69 के अंदर में अगर किसी का आईक्यू लेवल जा रहा है तो समझिए कि मूड है, आइडियट है, वो मतलब उसको पागल घोषित कर देगा आदमी। ठीक है, लेकिन 50 से 69 है तो मूर्ख उसको कहेगा। अगर किसी का आईक्यू लेवल 70 से 79 के बीच में है तो मंद बुद्धि कहेगा। क्या कहेगा? मंद बुद्धि है। क्या है? मंद बुद्धि का है। ठीक है, उसके बाद आईक्यू लेवल किसी का अगर 80 से 89 है तो उसको समान बुद्धि से नीचे का व्यक्ति कहा जाएगा कि इसमें समान बुद्धि नहीं है भैया, ये नीचे का है व्यक्ति। ठीक है, अगर 90 से 109 किसी का आईक्यू लेवल है तो समान बुद्धि होगा, यानी एवरेज कहलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टर्मन के द्वारा दिए गए थे बुद्धि लब्धि। अब यहाँ से 110 और 109 के बीच में अगर किसी का आईक्यू लेवल है ना तो उसको हम लोग एवरेज कह सकते हैं कि उसके अंदर एवरेज इंटेलिजेंस है। ठीक है, अगर किसी के अंदर 110 से 119 के बीच आईक्यू लेवल है तो समान बुद्धि के ऊपर होता है। अगर 120 से 129 है तो तीव्र बुद्धि का होता है, तेज है। अगर 130 से 139 के बीच में आईक्यू लेवल है तो प्रखर है, बिल्कुल प्रखर है। और मेरे प्यारे साथियों, किसी को बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है। अगर किसी के आईक्यू लेवल 140 से ऊपर चला गया है तो प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड है, बच्चा क्या है? गिफ्टेड है। तो इसको ध्यान रखिएगा।
उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चों में क्या, गिफ्टेड बच्चों के बारे में पूछता है कि प्रतिभाशाली बच्चों में क्या देखने के लिए मिलता है। तो देखिए आपको प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं यानी गॉड मतलब गॉड गिफ्टेड तो नहीं कर सकते हैं, यानी गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं ना वो डिसीजन अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अपना डिसीजन वो खुद लेते हैं। ठीक है, और उसमें सेल्फ इफिशियंसी हाई होती है उनके अंदर। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों उनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं उनके पास। ठीक है, और उनके अंदर ना क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं और उनके पास क्यूरियोसिटी होती है, और इन्होंने हमें मतलब इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस बच्चा को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है तो दोस्तों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति वो कहीं से न कहीं से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका मेंटल जो प्रोसेस होता है ना वो हाई कैटेगरी का होता है जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अब देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत में आपको पता है एकक कारक का सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी एक आपको आता है पढ़ने के लिए, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसका जो प्रतिपादन किया था एकक कारक सिद्धांत जिसको हम लोग यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो प्रतिपादक यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादक जो किया था वो बीने ने किया था। किसने किया था? बीने ने किया था, और इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार का याद रखिएगा। यूनिफैक्टर मतलब सभी में किसके द्वारा? बीने के द्वारा दिया गया, और इनके द्वारा कहा गया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की क्या होती है? बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में काम करने की काम करती है। उसके बाद जो होता है वो होता है टू फैक्टर यानी द्विकारक सिद्धांत होता है। तो देखिए द्विकारक सिद्धांत मतलब टू फैक्टर थ्योरी क्या होता है, इसका प्रतिपादन पूछता है। तो द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी का जो प्रतिपादक थे वो स्पेयरमैन थे। कौन थे? स्पेयरमैन थे। बीने किसका थे? तो भैया यूनिफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक थे। लेकिन टू फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? स्पेयरमैन थे। और इनका कहना था कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक का नाम बताया था कि समान तत्व मतलब जी फैक्टर जनरल एबिलिटीज। ठीक है, जी फैक्टर मतलब जनरल एबिलिटीज यानी हर व्यक्ति में समान बुद्धि जन्मजात होती है और वह हर किसी में भी अलग अलग भी हो सकती है। तो ये आपके स्पेयरमैन के द्वारा टू फैक्टर थ्योरी को बताया गया था। ठीक है, जिसको हम लोग जनरल एबिलिटीज के सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि विशिष्ट तत्व होता है यानी एस फैक्टर होता है। स्पेसिबिलिटीज जो मतलब होता है एबिलिटीज, तो इसमें क्या होता है दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। विशिष्ट तत्व क्या होती है? दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी आपको पढ़ना है। इस तत्व मतलब समूह तत्व का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थर्स्टन ने किया था। किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होता है जो विभिन्न विभिन्न समूहों में पाई जाती है। ठीक है, एक मेरे प्यारे साथियों हार्वर्ड गार्डनर थे और उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। सॉरी, एक हार्वर्ड गार्डनर थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। आपको पता होना चाहिए यह थ्योरी इस बात पर जोर देता है कि बुद्धि अलग 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 दिशाओं में यानी फॉर्मल होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है? थ्योरी इस बात पर निर्भर करता है कि बुद्धि की अलग अलग दिशाएं होती है। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों जैसे कि शाब्दिक भाषी बुद्धि, एक आपको उसमें क्या पढ़ना है? शाब्दिक भाषी बुद्धि यानी इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास ज़्यादा होता है उसको वकील बनता है, पत्रकार बनेगा। शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिनके अंदर होगा वो क्या बनेंगे? वो वकील बनेंगे, पत्रकार बनेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों तार्किक गणितीय बुद्धि। अब मान लेते हैं कि किसी के अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि है तो इसमें तार्किक करने की क्षमता मेरे प्यारे साथी होती है। ठीक है, तो मैथ का कैलकुलेशन वो ज़्यादा कर लेगा, अधिक कर लेगा। और जिन व्यक्तियों में मेरे प्यारे साथियों तार्किक गणितीय बुद्धि ज़्यादा होता है उसमें मेरे प्यारे साथियों वो क्या बनता है? अकाउंटेंट बनेगा, बैंकर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। तो इस तरह से आप लोगों को तार्किक गणितीय बुद्धि भी आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद किसी में स्थानिक बुद्धि अगर है तो स्थानिक बुद्धि कहने का मतलब अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। और जिन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि होता है अधिक होता है वो मूर्तिकार बनेगा, चित्रकार बनेगा,
आर्किटेक्चर बनेगा, तो ये सब चीज़ों में उनका ज़्यादा दिलचस्पी होगा। उसके बाद आपको समझना है शारीरिक गति बुद्धि, मतलब शरीर को गति देने वाली बुद्धि, यानी जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो अभिनेता बनेंगे, ठीक है, अभिनेत्री बनेंगे, एथलेटिक्स बनेंगे, डांसर बनेंगे। तो शारीरिक गति वृद्धि वाले व्यक्ति अंदर होगा, उसके अंदर एक गुण, तो वो आप समझ सकते हैं ये चीज़ बनेगा। उसके बाद देखिए लोगों में संगीतनात्मक बुद्धि होती है, मतलब इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है इसमें, और जिन व्यक्तियों में संगीतात्मक बुद्धि अधिक होगी वो क्या बनेंगे, वो सिंगर बनेंगे, ठीक है, एंटरटेनर बनेंगे। तो ये सब चीज़ अगर उनके में है तो ये चीज़ें बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अंतर्व्यक्ति बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, और मेरे प्यारे साथियों इसके द्वारा क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करना है दूसरे व्यक्तियों के साथ, यह पता चलता है अंतर्व्यक्ति बुद्धि से यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से। और जिन व्यक्तियों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अधिक पाया जाएगा उनका विकास अधिक होता है किस चीज़ में, तो नेता बनेंगे, क्या बनेंगे, नेता बनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे। तो अंतर अंतर व्यक्तिक से बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोगों में नेता बनने की क्षमता, सामाजिक कार्यकर्ता बनने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा अंतः व्यक्ति बुद्धि, अगर देखिए प्रत्येक मतलब इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट करता है लोग। अंतः व्यक्ति, अंतः का मतलब क्या हो गया, अंतः का मतलब अंदर की चीज़ें, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों में अंतर मतलब अंतर अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होता है उसका विकास मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, आध्यात्मिक रूप से वो आगे जाते हैं, आध्यात्मिक की रास्तों पर चले जाते हैं। उसके बाद प्राकृतिकवादी बुद्धि, देखिए बहुत सारे लोगों में प्राकृतिकवादी बुद्धि भी होता है, और इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक के नज़दीक जाता है, और जिसमें प्राकृतिकवादी बुद्धि होता है वो किसान बनते हैं, क्या बनते हैं, किसान बनते हैं। उसके बाद आपको पता होगा अस्तित्ववादी बुद्धि होता है, क्या होता है, अस्तित्ववादी बुद्धि होता है, और इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचता है, प्रश्न करता है खुद से, तो वो अस्तित्ववादी बुद्धि का व्यक्ति हो गया, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों आलोचना, देखिए बहुत सारे इनके आलोचनाएं भी होती हैं, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना गया है, ठीक है, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत को इसको वैलिड नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता। बहुत सारे इंटेलिजेंस ऐसे दिए गए हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को एक चीज़ और समझना है, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत यानी थ्री डायमेंशनल थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन पूछता है कि थ्री डायमेंशनल सिद्धांत यानी त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, तो जेपी गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था, जेपी गिलफोर्ड ने किया था। और इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला विषय वस्तु यानी संक्रियाएं और उत्पादन, मतलब एक विषय वस्तु क्या है, ठीक है, उसके बाद क्या ऑपरेशन करना है और क्या प्रोडक्ट निकालना है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा। उसके बाद आपको पता होगा मतलब त्रिचापीय यानी त्रिघटकीय सिद्धांत। तो त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत में मेरे प्यारे साथियों आपको क्या समझना है कि आपको ना इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। त्रिचापीय या त्रिघटकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्टर्नबर्ग ने किया था। और स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है, ठीक है। स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि को कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक आपको पता है अनुभवनात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, क्या है, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। अनुभवनात्मक बुद्धि, यह अनुभवों पर आधारित होता है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों में से कुछ नया क्रिएट करने की सोचता है, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद घटकीय बुद्धि होता है यानी कंपाउंडेड इंटेलिजेंस होता है, और इस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, और इस तरह की बुद्धि वाले लोग हर चीज़ के कारण जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद संदेहात्मक बुद्धि यानी कॉन्टेक्स्टनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होते हैं, जो सूचनाओं को इस तरह से उपयोग करते हैं जैसे सफल हो जाता है, जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो, या व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन करके ये सब चीज़ें उनके अंदर होती हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा अधिगम आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अधिगम। अधिगम का मतलब होता है इंग्लिश में इसको लर्निंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अधिगम मेरे प्यारे साथियों आप कहिएगा तो क्या, तो जन्म से मृत्यु तक चलता है। अधिगम नहीं रुकने वाला चीज़ है। कोई भी सीखता है ना है किसी भी चीज़ को तो जन्म से लेके क्या एकदम मरण तक सीखते रहता है। तो अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है या सीखता है, ठीक है, और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है या ला देता है। यही क्या होता है? सीखना होता है, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। सीखना यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया क्या होती है? सीखना सार्वभौमिक होती है यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना क्या है? यूनिवर्सल प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है यानी मेंटल प्रोसेस है। सीखना क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से मतलब सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर आधारित बल देता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को सार्थक देखिए, सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग में एक मतलब एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित यानी इनकरेज करना, इसी को हम लोग सार्थक अधिगम मीनिंगफुल इसी को हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अधिगम अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है। अधिगम कैसा होता है? सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर होता है, ठीक है। बच्चों को करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस बहुत बेहतर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी चीज़ में लर्निंग करना चाहते हैं, लर्न करना कोई व्यक्ति चाहता है, लर्न कैसे करेगा? तो पहला डूइंग लर्निंग मतलब डूइंग बाय लर्निंग होता है एक। उसके बाद होता है कि अगर विद्यालय में कोई सामाजिक अवसर है यानी किसी भी तरह का कोई मतलब हो रहा है फंक्शन, तो उसमें पार्टिसिपेट करने से उनके अंदर अधिगम आती है। उसके बाद आपको प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी जो होते हैं वो भागीदारी मतलब आवश्यक होती है, ठीक है। संगति का मतलब भागीदारी जरूरी होता है। मतलब अपने फ्रेंड सर्किल में लोगों से दोस्ती करके सीख सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, ये सब जो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया शामिल होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। देखिए कर्व ऑफ लर्निंग, तो आपको पता है कि जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख से प्रतिपादित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। और इसमें अधिगम की न्यूनतम या अधिकतम या शून्य स्थिति व्यक्त किया जाता है। जैसे अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम के कितने वक्र हैं? तो 4 प्रकार के वक्र हैं। आप देख सकते हैं सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व आपको सरल रेखीय वक्र एक आता है, जिसमें मेरे प्यार से सीखने की गति क्या होती है? समान होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके एक डायमेंशन बनेंगे, इस तरह से आपके एक आरेख बनेंगे, कर्व बनेंगे, ठीक है। तो इसमें सीखने की गति क्या होती है? समान होती है। सरल रेखीय वक्र जिसको स्ट्रेट लाइन कर्व के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभ्यास करेगा व्यक्ति समान गति से वो सरल तरीका से सीख जाएगा। उसके बाद अंतर्दोत्तर वक्र यानी इक्वेलेंट कर्व होता है। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होता है। देखिए इस तरह के आप लोग फिगर को देख सकते हैं, इस तरह का आप जो डायमेंशन बन रहा है, ठीक है, इस तरह का फिगर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सीखने की गति क्या होती है? उन्नतोदर वक्र जिसको इलिवेशन कर्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें सीखने की गति शुरू में तो बच्चा एकदम सीखता है पूरा तेजी से, लेकिन जैसे जैसे आगे उसके समय बीतते जाते हैं तो सीखने की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नतोदर अधिकतम यानी कॉनकेव लर्निंग होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि किस तरह का इसमें ग्राफ बन रहा है। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 सीखते प्रैक्टिस करते करते
उच्च गति स्तर तक पहुंच जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के ग्राफ आपके दे करके पूछ सकते हैं। मिश्रित अधिगम वक्र, देखिए मिश्रित अधिगम वक्र का ग्राफ इस तरह से बनेगा, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी होता है, तो दोनों हो सकता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि भैया मिश्रित अधिगम है, क्या है, मिक्सचर लर्निंग है। उसके बाद अधिगम पठार होता है, लर्निंग प्लेट्यू होता है। देखिए अधिगम पठार क्या होता है, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होता है और न तो अवनति होता है। इसमें अधिगम की गति क्या होती है, जीरो हो जाती है, कोई सीख ही नहीं सकता है, लर्निंग में लर्निंग ही नहीं करेगा। ठीक है, तो शिक्षण के स्तर भी आपको बताया गया है, पढ़ना है, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स को आप लोगों को देखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षण के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग्स कितने भागे हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग्स कितने भागों में उसको बांटा गया है, तो 3 स्तरों में बांटा गया है, 3 लेवल्स उसके दिए गए हैं। देखिए एक स्मृति स्तर है यानी मेमोरी लेवल्स हैं, तो यह हर्बिट ने दिया था। स्मृति स्तर को यानी मेमोरी लेवल्स को किसने दिया था, हर्बट के द्वारा दिया गया था। इस स्तर में यानी इस लेवल में बच्चों में रटने पर बल दिया जाता है। ठीक है, और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर माना जाता है। अगर उसको रोट लर्निंग करवाएगा, क्या करवाएगा, लो रोट लर्निंग करवाएगा। हार्वर्ड के अनुसार इस तरह के लेवल्स को दिए गए थे। और इसमें क्या होता है, जो लर्निंग का होता, अधिगम जो होता है, पढ़ाने का तरीका सबसे निचला पैदान पे है। ठीक है, तो इस स्तर को शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, प्राप्त करना, कि छोटी कक्षाओं में इसका इस्तेमाल कर लीजिए, छोटी कक्षाओं में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद समझ बोध स्तर होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, क्या है, दूसरा आपको याद रखना है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यह मोरिसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया था, तो मोरिसन के द्वारा दिया गया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है, मतलब कि जो रोट लर्निंग था ना उससे ऊंचा होता है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। और इस स्तर में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, और वो इस तरह से प्रतिपादन किए जाते हैं ताकि बच्चा उनको व्यवस्थित रूप से प्रयोग कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आपका चिंतन स्तर आता है। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है, और इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। और इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। उसके बाद उन्हें स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो ये टीचिंग के मेथड्स थे। उसके बाद आपको पता होगा माइक्रो टीचिंग, आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ना है, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ना है। यह शिक्षण का छोटा प्रारूप होता है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन महोदय ने किया था। किसने दिया था, एलन महोदय ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिगम प्राप्त करना यानी क्षमता प्राप्त करना ही उसका मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण मेरे प्यारे साथियों शिक्षकों का विकास किया जाता है उस पे, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पूर्ण बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल, तो इन सब चीज़ों पर बल दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग की कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे पाठ्य योजना निर्माण करना। पहले टीचर पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या करेगा, कक्षा शिक्षण करेगा, यानी पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाने के लिए आएंगे। ठीक है, और 6 मिनट का समय रिजर्व देंगे। ठीक है, 6 मिनट का समय क्या, फिर तीसरा आपको प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए 6 मिनट अलग से देंगे। पुनः परियोजना मतलब इसमें 12 मिनट मिलेगा। पुनः शिक्षण 6 मिनट मिलेगा। पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट मिलेगा। टोटल कितने मिनट का क्लास होगा, तो 36 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ना है। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो ट्रांसफर लर्निंग मेरे प्यारे साथियों, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे आप देखिए कि ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। क्या कर सकता है, ट्रक चलाने, अगर कोई ट्रक चला रहा है तो उसको कार दे दीजिएगा तो थोड़ा सा उसमें प्रभावित डालेगा। ठीक है, उसके बाद स्थानांतरण के प्रकार भी हैं, जैसे धनात्मक स्थानांतरण। क्या होता है, धनात्मक स्थानांतरण। तो मेरे प्यारे साथियों धनात्मक स्थानांतरण मतलब धनात्मक स्थानांतरण
स्थानांतरण, पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा शिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है तब इसको हम लोग धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करेगा तो उसको हम लोग धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब हम लोग अधिगम मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सीखने की क्षमता या योग्यता में मतलब कमी को ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मतलब सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी आ गई है, उसी को हम लोग अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। यह एक चर अवस्था है, यानी वेरिएबल स्टेज है। ठीक है, जैसे आपको देख सकते हैं डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई हो रही है तो उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, अगर लिखने से संबंधित कठिनाई हो रही है तो उसको डिसग्राफिया कहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई को क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। सॉरी मेरे प्यारे साथियों, पढ़ने की जो कठिनाई होती है उसको हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानेंगे। लिखने की जो कठिनाई होती है उसको हम लोग डिसग्राफिया के नाम से जानते हैं, यानी ग्राफ में लिखने वाला चीज होता है तो ग्राफिया। डिसकैलकुलेटिया मतलब गणितीय गणना करने से जो संबंधित समस्या होती है उसको हम लोग डिसकैलकुलेटिया कहेंगे। मोर्फिया मतलब क्या? भ्रम, मोर है कि कौवा है भैया पता ही नहीं चल रहा है, तो भ्रम वाली स्थिति अगर किसी को हो जाएगा कठिनाई तो मोर्फिया कहेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसफेसिया मतलब फंस गया, बोलने में क्या हो गया? फंस गया, तो बोलने से जो संबंधित विकार होता है उसको हम लोग डिसफेसिया बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। तनाव है तो डिसथेमिया बोलेंगे। तो इन सब जो आपके विकार हैं, अक्षमता हैं, ये सब भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, आपको इस पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ आपको पता होगा, अटेंशन डिफिशियंटी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD, जिसको हम लोग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसको हम लोग ADHD के नाम से जानते हैं, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें बच्चा किसी भी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर रहता है। उसके बाद आपको ध्यान देना है स्वालीनता और आत्मकेंद्रित एटिज्म, मतलब दोहराव मतलब रिपीटेशन, और मेरे प्यारे साथियों बार बार किए जाने वाला मतलब रिपीटेशन, बार बार किया जाने वाला व्यवहार बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। ठीक है, यह दिव्यांगता, सामाजिक संचारण, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। ठीक है, उसके बाद RPWD एक्ट 2016 को भी पढ़ना है। RPWD 2016 यानी RPWD 2016 जो है वो 1995 के स्थान पर लाया गया था। PWD एक्ट 2016 लाया गया और PWD एक्ट 2016 में PW एक्ट 1995 में मौजूदा जो विकलांगता के 7 प्रकार थे उसको बढ़ा करके 21 प्रकार कर दिया गया था। विकलांगता के कितने प्रकार कर दिए गए थे? तो 21 प्रकार कर दिए गए थे। ठीक है, और केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियां हैं, जैसे जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, स्कूल जाने वाले बच्चों पर हर 5 साल में सर्वे करना, बुक्स TLM आदि उपलब्ध कराना अगर किसी को इस तरह के मतलब डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि गामक गतिमान अक्षमता होती है, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है? ये अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होता है, जैसे चल नहीं पाएगा, कूद नहीं पाएगा, हाथ में कोई वस्तु नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ये सब डिसेबिलिटीज़ होती है जिसको हम लोग गामक यानी गतिमान अक्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ के नाम से जानेंगे। उसके बाद EL थॉर्नडाइक के द्वारा मेरे प्यारे साथियों एक सिद्धांत दिया गया था, याद रखना है। EL थॉर्नडाइक के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। जी हाँ, ट्रायल एंड
एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया गया था। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास किया एवं त्रुटियों का सिद्धांत दिया, और वो सोचते थे कि अगर किसी भी अनजान मतलब उत्तेजना को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करने लगेगा, और जब बार बार अनुक्रिया करेगा तो दोहराएगा तो वह कुछ सीखेगा। ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? तो 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम और एक गौण का नियम। तो मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक नियम क्या था? तो प्राइमरी लॉ था एक कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस था, एक्सरसाइज था। इसमें यह प्रक्रिया बताता है कि किसी भी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको तत्परता का नियम बताया, लॉ ऑफ रिडंडेंसेस बताया था। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्परता रहेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ को बताया, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये मेरे प्यारे साथियों, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था? यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखने की गति जो होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है। अगर हम बिल्कुल थॉर्नडाइक के नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया गया था। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद गौण नियम यानी सेकेंडरी लॉज आपको याद रखना है। गौण नियम बहु प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्या होता है? बहुत प्रक्रिया का नियम होता है। मेरे प्यारे साथी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि को हम मालूम करते हैं। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम होता है। आंशिक क्रिया का नियम करने का मतलब लॉ ऑफ पार्टियल एक्शन होता है, और इस नियम के अनुसार आप लोग जानते हैं कि आंशिक रूप से इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे काम को छोटे छोटे भागों में करके विभाजित करके करते हैं। उसके बाद आम्बरिक का नियम यानी लॉ ऑफ एजिमिनेशन, और इस नियम के अनुसार मेरे प्यारे साथियों नवीन ज्ञान को पूर्ण रूप से नए ज्ञान के साथ जोड़ना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मनोवृत्ति अभिवृत्ति का लॉ, इसमें लॉ ऑफ डिस्पेसिया, मतलब इसमें यह नियम हमें यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव आवृत्ति होंगे उतना अधिक उस काम को सीखेंगे और मतलब उसमें हम दिलचस्पी ले पाएंगे। उसके बाद सहचार का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है, और इस नियम का अभिप्राय होता है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट माना गया है इसमें। ठीक है। बच्चों के एरर जो होते हैं, मतलब मान लेते हैं कि बच्चा को एरर कर रहा है सीखने के पीरियड में, तो सीखना का एक पार्ट है। ठीक है। अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा है, नहीं, बच्चा अगर लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, अगर उसमें गलती भी कर रहा है, उसके एरर आ रहे हैं उसमें, तो मेरे प्यारे साथियों वो सीखने का प्रोसेस एक पार्ट है। याद रखिएगा, ये बच्चों की थिंकिंग को समझने और रिसोर्स करने की काम आती है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट की एरर्स संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है, मतलब उनको क्या है? प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर कोई गलती कर रहा है बार बार तो। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे, सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा मेरे प्यारे साथियों दिया गया था। एक चीज को याद रखिएगा। ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। सोशल लर्निंग थ्योरी दिया गया था। इसमें मेरे प्यारे साथियों आपको समझना है कि अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे और उन्होंने सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। समाज के मान्य व्यवहार करने, मतलब मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। ठीक है। जो भी समाज में मतलब रूल्स नियम एक तरह से हैं, तो उसको अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उसमें समाज के अच्छे व्यवहार को उसमें एक मतलब एक्सेप्ट करेगा, और समाज के जो खराब काम है उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको इस सिद्धांत का जो उन्मूलन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी होता है, अनुकरण इमिटेशन के माध्यम से, ठीक है, तो मॉडलिंग, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, इनके प्रयोग अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बच्चों को 3 फ़िल्में दिखाई थी। एक प्यार वाला फ़िल्म था, एक सामाजिक फ़िल्म था और एक हिंसा वाला फ़िल्म था। ठीक है। तो बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग क्या है?
अटेंशन अवधान, ठीक है। उसके बाद धारणा, ठीक है, अटेंशन अवधारणा, धारणा, पूर्ण उत्पादन, ठीक है, अभिप्रेरणा, ठीक है। तो याद रखिएगा पावलाव सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलाव ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। आईपी पावलाव, नाम क्या था? आईपी पावलाव, जी हाँ। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इनके अनुसार किसी भी उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिंगल निर्धारित कर दे, मतलब सिग्नल निर्धारित कर दें, तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलाव ने किस पे किया था? कुत्तों पर प्रयोग किया था। अ स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जब व्यक्ति प्रतिक्रिया सीख लेता है, जब व्यक्ति अनकंडीशनल सिचुएशन के प्रतिक्रिया सीख लेता है, तो वह उस पर तीन मतलब उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियां की आवाज़ आने पर कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विलोपन, ठीक है, विलोपन अगर सिचुएशन के बाद ये होता है प्रदान कर, मतलब इसमें घंटी की आवाज़ पर खाना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगा, ठीक है। विभेदन, इसमें व्यक्ति क्या होता है तो विभेदित हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी याद रख। बीएफ स्किनर का सिद्धांत भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे बीएफ स्किनर, और ठीक है, जिन्होंने आपको पता है अनुबंध का सिद्धांत दिया, ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी दिया था, ठीक है। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया था। किस पे जोर दिया था? अनुक्रिया पे जोर दिया था। और इसलिए इस क्रिया मतलब इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पर किया था। किस पर किया था? कबूतर पर किया था, ठीक है। पूर्ण बलन, रीइंफोर्समेंट, यानी जिस उद्दीपक को देने की अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है उसको पूर्ण बलन कहते हैं। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, ठीक है। पूर्ण बलन दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है, ठीक है। एक सकारात्मक पूर्ण बलन जिसको हम लोग पॉजिटिव रिफोर्समेंट कहते हैं। एग्जाम्पल भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ठीक है। एक सकारात्मक आपके पूर्ण बलन है। उसके बाद नकारात्मक पूर्ण बलन है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट है, जैसे दंड देना, मना करना, ये सब आपके जो है नकारात्मक रीइंफोर्समेंट है। प्राणी को यदि सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यदि नकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। पूर्ण बलन अनुसूची में यह दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला सतत पूर्ण बलन अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब जब क्रिया होती है तो पूर्ण बलन दिया जाता है। प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों की तारीफ करना, ये सतत पूर्ण बलन का एग्जाम्पल होता है। आंतरिक पूर्ण बलन अनुसूची क्या होता है? इसमें हर क्रिया के लिए पूर्ण बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए पूर्ण बलन दिया जाता है। सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की तारीफ की जाती है। मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, यानी साइको सोशल डेवलपमेंट, यह सिद्धांत इरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया था। एरिक मुक्त मतलब इस इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उसको बताना था। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है। पहला विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट बेस्ड मिस्ट्रेस, यानी 1.5 से 2 साल। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों में माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है तो उसमें रोना बिलखना शुरू कर देते हैं, और इस तरह क्रिया बच्चों का विश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा, ठीक है। तो इसमें मतलब स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वयं को मतलब अर्थात जब बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना अधिक पसंद करने लगते हैं तो वो अब उस पर निर्भर रहता है, नहीं चाहता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। पहल बनाम दोष, जब बच्चों में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत अधिक उत्सुक हो जाता है, उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ओर जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को मतलब दबा देता है तो उसे डांट देता है तो दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन सब
परिक्षप्पा बनाम विहीनता, परीक्षा बनाम तो देखिए इस आयु में बच्चे माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, इसे परिश्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरी ओर अगर अपने बच्चों को कोई काम दिया और उस बच्चों की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता भावना शुरू हो जाएगी। पहचान बनाम भ्रांतियाँ, यानी इस आयु में बच्चे जो होते हैं अपनी पहचान बनाने की बहुत अधिक कोशिश करते हैं, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, उसमें उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आत्मीयता बनाम अलगाव। देखिए इसमें क्या है, इसमें आदमी दूसरे के साथ घनिष्ठ मतलब संबंध बनाता है, जिसके कारण वह दूसरों से मिलजुल कर रहता है। ठीक है, जिसमें आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना है। उसमें आपको जननात्मक बनाम, इसमें 35 पे इसमें हम दूसरे के मतलब बारे में सोचते हैं, इसमें दूसरे की भला करने की सोचते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। संपूर्ण बनाम निराश, लेकिन लास्ट में निराशा हाथ लगती है। ठीक है, जीन पियाजे। अब मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे मेरे प्यारे साथियों स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन उनमें आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों में सक्रियता ज्ञान का निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों को सक्रियता ज्ञान, ठीक है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक के रूप में उनको बताया गया है, बच्चों को जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी में अलग नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो होते हैं बच्चे के मतलब जो मतलब थिंकिंग होता है वो एडल्ट से क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों पियाजे ने बताया था कि पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है एडल्ट से प्रकार में अलग हो सकते हैं, न कि क्वांटिटी में, क्वांटिटी उतना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट भी हैं। अनुकूलन, अनुकूलन एक वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रतिक्रियाएं हैं, एक है आत्मसत्करण एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा समायोजन एकोमोडेशन, यानी पूर्व ज्ञान को परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद संवेधारण संतुलन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसत्कार और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, उसके बाद स्कीमा, स्कीमा क्या होती है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह मेरे प्यारे साथियों उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बना लेते हैं, और इसको ही स्कीमा कहते हैं हम। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ठीक है, उसके बाद संगठन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा गया है। उसके बाद आपको पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। ठीक है, एक है संवेदी पेशीय सिद्धांत यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों में होती है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंसेंस का गुण आ जाता है। ठीक है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छवि बना लेता है, छाप बना लेता है, और जिससे वह छपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक देखिए, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब जो होता है ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो कि 2 साल से 7 साल तक के बच्चों में देखने के लिए मिलेंगे। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्रिया नहीं कर पाएगा, और इस स्टेज में बच्चा प्रतिक्रियाओं को यूज करता है। किसको यूज करता है, प्रतिक्रियाओं को यूज करने में निपुण होता है। जैसे साइकिल सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, किस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद इस स्टेज में मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। उसके बाद जीववाद है,
ठीक है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसको जीववाद कहते हैं, ठीक है। अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, तो उसी को अहम केंद्रित कहते हैं, इकोसेंट्रिज्म की भावना, ठीक है। उसके बाद अपलटावी का गुण बच्चों में होता है, यानी इसमें बच्चा वस्तुओं की संख्या, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा मुद्रण संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारित की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट की कमी अवस्था होती है मुद्रण में, ठीक है। केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषताओं पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को ही हम लोग केंद्रीकरण कहते हैं। उसके बाद संक्षरण क्या होता है, संरक्षण, तो अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो संरक्षण ये आ जाएंगे। क्रमबद्धता यानी सेक्रिएशन क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं तत्वों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, ठीक है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक के बच्चों में देखने के लिए मिलेगा, और इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई, मेरे प्यारे साथियों, चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में आपको अपलटावी का गुण जो होता है, जीवन वाद, मुद्रण, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की आदि की योग्यता, कॉन्सेप्ट के गुण उनमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगमनात्मक हाइपर एक्टिव थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, ठीक है। इसमें आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल तक के बच्चों में देखने के लिए मिलेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने के करने के लिए जाना जाता है। निगनात्मक तर्कन, मतलब इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया था, लेकिन अगर बच्चा को अच्छा वातावरण दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों वह अपनी अवस्था की क्षमता से सीख सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, ठीक है। कोहलबर्ग जो कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और नैतिकता क्या यानी मोरलिटी क्या होता है, यह वह गुण होता है जिसमें हम सही और गलत की पहचान कर लेते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता का और अनैतिकता का ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। नैतिकता दुविधा, मेरे प्यारे साथियों, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति वही नैतिकता दुविधा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नैतिक तर्कना, मोरल रिस्पॉन्सिंग, ठीक है। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत लेने में किसी एक को चुनना, जैसे हिंजन ने चोरी को चुना था, तो ये सब चीज़ों को देखिए। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल दिए थे। कितने लेवल दिए थे? 3 लेवल। पहला रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि 4 साल से 10 साल तक के बच्चों में देखने के लिए मिलता है। और मेरे प्यारे साथियों, इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। और इस अवस्था में नैतिक तर्कना, ठीक है, दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, मतलब इसमें बच्चों की नैतिकता सजा और अज्ञानता का पालन आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों में बच्चों ने सीखा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए संधनात्मक सापेक्षता का उन्मुखता, और इस अवस्था को जैसे को तैसा की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि कोई उसके लिए उसके साल कोई जैसा मतलब साथ कोई जैसा करेगा वह भी वैसा ही करेगा। एक बच्चे ने दूसरे बच्चों को पेंसिल तोड़ दी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेंसिल तोड़ दिया, जैसे को तैसा अवस्था। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को
अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है, तो उसको हम लोग रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, मतलब गुड बॉय एंड गुड गर्ल, इसमें दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, मतलब इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भावना विकसित करते हैं, क्योंकि उसमें उसमें मतलब पापा के एक्सीडेंट हो गया था, तो आपको पता होगा कि कहानी रेड लाइट पार करते, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, मतलब इसमें डिसीजन मतलब होते हैं खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के लिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी भी दो अवस्थाएं होती है, सामाजिक अनुबंध। तो इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना ही चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़ने के बाद उनकी पापा की जान बच जाती तो तोड़ देना चाहिए था। उसके बाद देखिए एक आपका है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखता, मतलब इसमें किशोर दूसरों के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेलना जानता है। कोहलबर्ग ने, मेरे प्यारे साथियों, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना में आप लोग पढ़िएगा कि इनके सिद्धांत की आलोचना करोल गिलिगन ने किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। ठीक है, मेल फीमेल की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पता है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, सोशल कल्चरल थ्योरी। तो मेरे प्यारे साथी सोशल कल्चरल थ्योरी क्या होता है, लेव वाइगोस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से मतलब अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, न कि प्याजे। तो इस तरह से आपके नियम दिए थे। वाइगोस्की ने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे, आईपीडी मतलब जोन, मतलब जेपीडी समीपस्थ का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।